द्वार चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बड़ी लड़की का विवाह हो जाने के बाद 29 वर्ष की आयु वाली भक्तिन को छोड़ करके उसका पति परलोक सिधार गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। और लेखिका के अनुसार उसके पति की उम्र 36 वर्ष से ज़्यादा नहीं रही होगी, फिर भी वह उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। उसकी दृष्टि में अगर वह उन्हें बुढ़ऊ नहीं कहती है तो उनका घोर अपमान है, क्योंकि परमात्मा के घर में रहते रहते हुए भी तो बूढ़े हो गए होंगे, क्योंकि भक्तिन भी बूढ़ी हो गई है। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद के पैराग्राफ को भी हमने पढ़ा था, जिसमें वह अपने जिठौतों को ताना देती है और दूसरा घर करने से इनकार कर देती है। अब आगे हम नेक्स्ट पैरा पढ़ें, पेज नंबर 81 का। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी ना टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। हम बात कर लें इस पैराग्राफ से रिलेटेड। तो उसके पति के पुरखों ने, पूर्वजों ने, इसलिए ससुर, अजिया ससुर, और इसलिए कहा जा रहा है कितनी पीढ़ियों की जो उपार्जित जगह ज़मीन थी उसमें बोली भक्तिन हम एक सुई का नोक बराबर भी नहीं देंगे। मेरे पास बेटा नहीं है तो क्या हुआ, दामाद को मानने लगी, दामाद को ये किया। और दूसरा काम उसने किया कि वो कान फुकवा ली, यानी गुरु मंत्र ले ली, कंठी बांध ली, तुलसी की माला पहन ली, और पति के नाम पर उसने अपने मन से जो है ये नियम बना रखा था। आगे हम पढ़ेंगे। महादेवी जी कहती हैं किसी शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि स्त्रियां जो है पति के मर जाने पर मुंडन कराएं, बाल ना रखें। तो वैसे कह रही हैं कि पति के नाम पर घी से चिकने केशों को उसने समर्पित करके अपने कभी ना टलने की घोषणा कर दी कि कभी वह इस बात से टलेगी नहीं, इसी पर कायम रहेगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या किया, जो छोटी लड़कियां थी उनका विवाह कर दिया। हाथ पीला करना नहीं, मुहावरा जानते हैं, विवाह कर दिया। और बड़े लड़की के पति को, यानी बड़े दामाद को घर जमाई बना कर रखा, और इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। ठीक है, परिच्छेद यानी जीवन का तीसरा पक्ष, तीसरा थर्ड स्टेज जो है उसकी स्टार्ट हुई। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयहू से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। यहाँ भयहू से पार ना पा सकने वाले जेठों यानी भक्तिन के जो पति के बड़े भाई थे वो जेठ हो गए, और उनकी वह भयहू है, भयो जिसको हम लोग कहते हैं, भाई की पत्नी। और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने, जिठौतों का यहाँ अर्थ है उन लड़कियों के बड़े भाई, यानी उसके भक्तिन के जेठ के बड़े लड़के, और भक्तिन की जो बेटी है उनके जेठ हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, बड़े भाई हैं, इसलिए उन्होंने जिठौतों कहा है। तो
काकी यानी चाची को तो पराजित नहीं कर पाए थे, यानी भक्तिन को तो पराजित नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनको लगा कि कमर कस लिया उन लोगों ने कि आशा की एक किरण अब दिख रही है, क्योंकि ना तो अब इसकी कोई बेटी है, मतलब इसका कोई दामाद नहीं है, कोई पुरुष नहीं है अब जो संरक्षण दे इसको, बहुत की इसने। तो अब उसने क्या किया, आशा की एक किरण देख ली। अब वो लोग लगाने लगे अपनी बुद्धि, विचार विमर्श करने लगे कौन सा ऐसा तीर मारा जाए जिससे सारी संपत्ति हमारे अधिकार में आ जाए। तो क्या किया देखिए, पढ़ा जाए। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। बड़ा जिठौत यानी उस भक्तिन की बेटी का बड़ा भाई। अब आप समझ रहे हैं, बड़ा भाई मतलब उसके बड़े पापा कहें आज के ज़माने में, बड़े पापा का बड़ा लड़का जो है, अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर जान रहा था कि अगर साले के पास आया तो सब कुछ हमारे ही अधिकार में, जैसा बोलेंगे वैसा साला करेगा, उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। जो मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ यानी इसको पूरी तरह से सिद्ध करने वाले वर के समर्थक यानी उस लड़के के समर्थन करने वाले यानी इसके जो भाई थे, किसी प्रकार उसको चाह रहे थे वो पति बन जाए। ठीक है, तो इसका उपाय वो सोचने लगे। कितना प्रपंच है, कितना छल है, वो लोग करेंगे आगे पैराग्राफ में हम पढ़ें। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने यानी उसके जो बड़ा भाई है उसके साले ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे, यानी उसको जो सपोर्ट करते थे पूरा गांव जो है देखिए मिल गया प्रपंच करने के लिए। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। मरम्मत कर यानी खूब बढ़िया से दी, बढ़िया से पीटी उसने, भक्तिन की बेटी ने बहुत अच्छा किया। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, तीतरबाज इसलिए को तीतर लड़ाने वाला था ना, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। आप लोग समझ गए होंगे कि उसका कहना था कि हमको बुलाइए, लेकिन जो थप्पड़ के निशान थे बयां कर रहे थे, बता रहे थे कि आप इसको पढ़ लीजिए कौन सा अनुरोध किया उसने। तो अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। यहाँ पर बहुत बड़ी धर्मांधता की ओर जो है लेखिका ने जिक्र किया है। कलयुग है, पुराने जमाने में ऐसे ही लोग कहते कलयुग है भाई क्या करोगे, कलयुग का दोष है, यानी उस दुष्ट को ऐसे लोगों को बरी कर देना जो ऐसे साहस करते हैं। खैर अब तो कानून है फिर भी बरी हो ही जाते हैं। तो इसका कारण उन्होंने कलयुग को स्वीकार किया। इसलिए कह रहे हैं, लेखिका कह रही हैं, अपीलहीन फैसला हुआ जिसकी अपील नहीं की जा सकती कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अब बताइए, इतना दुष्टता, परिमार्जन यानी सुधार कर सकता है, इसको परिष्कृत कर सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ रहे इस कोठरी में। और जबकि सच्चाई तो
कुछ और थी। वो ज़बरदस्ती गया था, उसने ऐसा नाटक किया था। लेकिन ये जो पंचायत थी, पंचायत तो अच्छी नहीं थी। ये सामंती व्यवस्था के पोषक थी, सामंतवादी सोच की थी। इसलिए उसने लड़की के पक्ष को अनदेखा कर दिया कि वो ऐसे भी बेचारी असहाय थी, कोई था नहीं, होता भी तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। अगर पिता भी होता तो इस अवस्था में पिता भी कुछ नहीं कर सकता, पिता को भी मजबूरन झुकना पड़ता उनके सामने। अब क्या हो, तो अपमानित बालिका ने ऊँट काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। माँ को बहुत गुस्सा आया, आग्नेय यानी लाल आँखों से देखा। बहुत गुस्से में होकर के भक्ति ने उस गले पड़े यानी चाहती नहीं थी वो दामाद बन गया, उसको देखा। और बालिका बेचारी लड़की क्या करती, उसने होंठ काट करके लहू निकाल लिया, अपने गुस्से को प्रकट किया। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ संबंध, चलो भाई अच्छा ही हो जाए, ये भी नहीं हुआ। क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। अब तो और निश्चित हो गया, अरे भाई सारा संपत्ति हमको मिला, हम तो दामाद हो गए। तो अब तीतर दिन भर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर, पशुओं को ही ढोर कहते हैं, ठीक है। खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। पारिवारिक द्वेष में यानी उधर उसके जेठ के लड़के, इधर दामाद, तो इससे क्या हो गया, सब झुलस गए, सब बर्बाद होने लगे। तो लगान जो है उस समय जो ज़मींदारों को टैक्स देना पड़ता था वो भी अदा नहीं कर पाई, वो भी नहीं चुका पाई, सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। ये सज़ा उसको मिली। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। आप देखिए इस औरत का अगर हम चरित्र देखेंगे, कितना अनपढ़ होते हुए भी इस स्त्री का जो चरित्र है, कितना मजबूत इसका इरादा है। क्योंकि वो उसके लिए कलंक था, उसको अपमान झेलना पड़ा कि वो लगान नहीं भर पाई और उसको दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ा। तो ऐसी उसकी कर्मठता में जो कलंक था, उसको धोने के लिए कि अब दोबारा यह न हो, वह कमाई के विचार से शहर आए कि चलो शहर में कुछ कमाएंगे तो कम से कम घर गृहस्थी चलेगी और टैक्स भी अदा कर सकें, ठीक है। आगे हम देखें, इसमें नहीं लगता मुझे कुछ कठिन है। और जहाँ तक लाइनिंग की बात है, मैंने व्याख्यात्मक प्रश्नों के लिए बार बार कहा है कि जो एक्सप्लानेटरी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैं चैप्टर के अंत में आपको जब क्वेश्चन दूंगा तो उसी में लाइनिंग भी बता दूंगा, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट पैरा। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसका इति अभी दूर है। घुटी हुई चांद यानी माथा जो है घुटा हुआ है, बाल नहीं है, मुंडित हो गई है। चांद यानी जो माथे का अग्र हिस्सा होता है, जिसको फोर हेड कहा जाता है, फोर हेड, तो वो हिस्सा उसको चांद बोलते हैं। तो उसमें तो कोई बाल है नहीं, उसको मोटी मैली धोती से ढके, लेकिन उसके अलावा उसने अपने कान बाहर निकाल रखे हैं कि वो हर चीज़ को सुनेगी ध्यान से। सब प्रकार की आर्ट सुनने के लिए उसने अपने इन कानों को बाहर निकाल लिया है। यही लेखिका करें कि जब से मेरे यहाँ या सेवक धर्म में दीक्षित हुई है, यानी इसने मेरे यहाँ चाकरी की, नौकरी की,
तब इसके उसके जीवन के चौथे, ये जो इंसान के जीवन की 4 अवस्था होती है हिंदू समाज के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, जो है जिसको हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास कहते हैं। हम दूसरे अर्थ में देखें विज्ञान की दृष्टि में तो बचपन होता है, फिर यौवन होता है आपका, बचपन होता है, फिर इसके बाद जवानी होती है जिसको हम यौवन कहते हैं, फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, एडल्ट जो इंसान एकदम हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेज जो होती है बुढ़ापा, ओल्ड एज आती है। तो लेखिका करें कि इसके ओल्ड एज की जो होती है शुरुआत हो गई थी। तो चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद, लास्ट स्टेज जीवन की है ये, उसका अर्थ हो गया था। अर्थ यानी शुरुआत होना, उसकी इति अभी दूर है। इति यानी समापन, अर्थ माने शुरुआत, इति माने समाप्त। संस्कृत शब्द हैं दोनों। मैंने पहले भी बताया महादेवी जी के यहाँ संस्कृत शब्दों की भरमार जो है मिलेगी, क्योंकि इन्होंने संस्कृत साहित्य से जो है हमें किया था और संस्कृत पढ़ी दी थी। तो कह रहे हैं उसकी अभी इति दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्योंकि एक तरफ गृहस्थ का भी था, गृहस्थी का काम करने के लिए आई थी, और वैरागी यानी जैसे साधु महात्मा होते हैं, घर द्वार से कोई मतलब नहीं रहता, इसी तरह कंठी माला पहने घूमते रहते हैं। तो इन दोनों का मिक्स जो है रूप उन्होंने देख करके शंका से प्रश्न किया, उनको डाउट हुआ, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बड़ा कर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लईत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। उत्तर में उसने क्या किया, ऊपर के होंठ को सिकोड़ लिया और नीचे के अधर को, होंठ का 2 पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को सधर कहते हैं संस्कृत में, और नीचे वाले को अधर कहते हैं। अधर यानी जो लटका हुआ रहे, नीचे का जो हमारे होंठ का हिस्सा होता है थोड़ा झूलता रहता है, लटका हुआ रहता है, इसलिए अधर इसको कहा जाता है, और सधर ऊपर वाले होंठ को कहा जाता है। तो अधर को कुछ बड़ा किया, यानी जो नीचे का जो होंठ है उसको कुछ बड़ा करके बोली, आश्वासन देने की मुद्रा के साथ कहा, यानी विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, ये कौन बड़ी बात है। ये अवधी के शब्द हैं, अवधी भाषा, अवधी बोली का यहाँ प्रयोग है। ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाए जानी थे, मैंने रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांध लई थे, रांधना यानी दाल उस समय बनाई जाती थी, मतलब जो अरहर का जो दाल का शीड होती है, पल्स शीड होती है अरहर की दाल की, उसको पहले एक तरह से भूना जाता है, हल्की उसमें रेडनेस आ जाती है, तब उस दाल को उतार लिया जाता है। ये जो है छिलके के साथ वाली दाल के साथ ये प्रोसेस होता है। उसके बाद उसको दला जाता है। पुराने जो आप नहीं जानते होंगे, चक्री होती थी, एक चक्की होती थी घर में, चक्की से तो आटा निकलता था, जिसको जांता भी कहते थे, जांत भी कहते थे, पुराने लोग जानते थे। आप लोग गांव में जाएंगे देख लेंगे, कहीं कहीं पे मिलता है अभी भी। तो जांता रहता है, जो जांते से तो आटा निकलता है, लेकिन जो छोटी होती चक्री जिसको कहते हैं, उससे दाल जो है उसको दल करके दाल निकाली जाती है। पहले प्रोसेस होता है उसको रांधना, यानी उसी कच्ची दाल को जो है भूना जाता है हल्की आंच के साथ, और उसमें रेडनेस जब आ जाती है तब ये रांधने का प्रोसेस पूरा हो जाता है। साग भाजी छौंक सकित है, छौंकना आप जानते ही हैं, तड़का लगाना, छौंकना, कहीं कहीं पर बघारना भी इसी को कहते हैं। और बाकी कार्य यानी और क्या बाकी रहा। ठीक है, तो मैं आज इतना ही रखता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने से आप लोग नहीं सुनिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और आपको जो प्रश्न बन रहे हैं, जो कुछ आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछिए, और अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, ICSE के दूसरे बैच के हों, दूसरे स्कूल के हों,
तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं, क्योंकि ये मेरा वीडियो जो है पब्लिक है, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।